गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन का जो 2024 में पूछे गए हैं क्वेश्चन सेट ए के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है और किस पैटर्न में उसका आंसर देना है, वो सारे चीजों की जानकारी आज की क्लास में हम लेते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें जो आपके स्क्रीन में जो फर्स्ट पेज दिखाई दे रहा है 2024 का रसायन शास्त्र क्वेश्चन है, जो आपका टोटल 3 घंटे का होगा। और ये टोटल या मैक्सिमम मार्क जिसको बोल सकते हैं वो 70 नंबर्स के होंगे। जिसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें एक एक नंबर है, सामने में लिखा भी रहता है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक का जो प्रश्न है उसमें 2-2 अंक निर्धारित रहेंगे। शब्दों का भी विशेष ध्यान देना है, कितने शब्दों में अपने को उसको लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 11 से 22 तक के प्रत्येक प्रश्न पर 3-3 अंक निर्धारित किए जाते हैं और इसको 50 शब्द के आसपास आपको लिखना रहेगा। उसी प्रकार 23 पर 4 अंक हैं। 24 से 26 तक के प्रश्न पर 5 अंक के होते हैं। इस प्रकार आपको सभी चीजों का, खासकर रसायन में रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे तो उसको विशेष ध्यान देके साफ साफ लिखेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छा नंबर इसमें मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला देखिए, आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, रासायनिक अधिशोषण को परिभाषित कीजिए। रासायनिक अधिशोषण होता क्या है? केमिकल एडजॉर्प्शन, जो आपका सरफेस केमिस्ट्री से लिया गया है। 1 नंबर के क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कार्बनिक हाइड्रोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। आपके सामने में एक नाम दिया हुआ है, IUPAC नाम, जिसका आपको नाम को क्या करना पड़ेगा? संरचना सूत्र में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 जो कि 1 नंबर का है, दिए गए यौगिक को उनकी बढ़ती अम्लीय शक्ति के क्रम में लिखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में किसकी एसिडिटी नेचर, एसिडिक पावर सबसे ज्यादा होती है, वो आपको देना होगा। इसके लिए आपको एकदम बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। आप अपने क्लास में इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। एक एक नंबर का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। जो आपके सामने में देखो लिखा हुआ है, एक पॉलीमर एमाइलोपेक्टिन खाली स्थान का एक बहुलक है। ये किसका है? जैसे कि एक बहुलक है, इसका एक मोनोमर का नाम आपको बताना होगा। एकलक कौन है इसका? इसी में अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एसिटाल्डिहाइड एक ऑक्सीजन युक्त हाइड्रोकार्बन है। हम जानते हैं एक कार्बोनिल कंपाउंड इसमें पाया जाता है, एक ऑक्सीजन होता है। इसकी फेलिंग विलयन से क्रिया करने पर प्राप्त उत्पाद का केवल नाम लिखना है। फेलिंग सॉल्यूशन आप पढ़ोगे आगे चल के, एसिटाल्डिहाइड कीटोन, जिसमें फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, लुकास रिएजेंट के बारे में पढ़ोगे। इससे क्रिया करने के बाद जो उत्पाद होगा उसका नाम बस लिखना है, कोई समीकरण देना तो नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार अब स्टार्ट होता है 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए आपके बोर्ड में साफ साफ मेंशन है 1+1। क्वेश्चन को चलिए समझते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। आपके सामने में एक रासायनिक अभिक्रिया है एवं रासायनिक अभिक्रिया का नाम भी बताना है। देखो भाई, ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब एक नेमिंग रिएक्शन जिसको बोल सकते हो, जिसमें आपको क्या किया गया है, एक अमाइड की क्रिया ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ करा के क्या बन रहा है, हम लोग इसको पढ़े हैं। ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, जिसमें आपको तैयार करना है कि क्या बन रहा है। और इसमें देखो रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे तो 1 नंबर है और नाम लिखोगे तो 1 नंबर है। साफ साफ मेंशन है 1+1। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके विलियन वाले चैप्टर से। अगला जो क्वेश्चन था, 6वां क्वेश्चन जो था वो आपका देखे होगे आप एमीन वाले चैप्टर में से आप पढ़ोगे, नाइट्रोजन युक्त रसायन में से। अगला क्वेश्चन हम लोग अभी देखे हैं विलियन वाले चैप्टर से। साफ साफ लिखा है, देखिए 20% द्रव्यमान पोटेशियम आयोडाइड KI के जलीय विलयन का घनत्व कितना है? 1.202 ग्राम प्रति ml। तो उस विलयन की मोललता ज्ञात करना है। अब हमेशा याद रखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला होता है। मोललता ज्ञात करना है और मोलरता भी ज्ञात करना है। जबकि पोटेशियम तथा आयोडीन का आणविक द्रव्यमान क्रमशः 39 एवं 127 है। साफ साफ लिखा हुआ है, दोनों को ऐड करके दोनों का आणविक द्रव्यमान निकालिएगा, उसको फार्मूला में वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, मोललता और मोलरता से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
इसी प्रकार अब आपका आता है पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन नंबर 8। फास्फोरस के एक हाइड्राइड का नाम व सूत्र लिखिए। 1+1 इसमें भी साफ सब दिया है। देखो अगर नाम लिखोगे तो 1 नंबर और सूत्र भी लिख दिए तो 1 नंबर, और मतलब 2 में 2 नंबर आपको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभ में 20 मोल प्रति लीटर लिया गया है। 30 मिनट पश्चात इसका 50% शेष रह गया है। इस अभिक्रिया को 40 मोल प्रति लीटर सांद्रता से प्रारंभ करते हैं। देखो इसका वैल्यू 40 मोल से स्टार्ट करना है भाई। उसके बाद आधे घंटे के पश्चात इसका 20 मोल प्रति लीटर सांद्रता शेष रह जाता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स में से। जब आप पढ़ोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसको हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है हाफ लाइफ टाइम जो पूछा जाता है ना, उसमें से टी हाफ की वैल्यू हमेशा पूछा जाता है। आप अपने क्लास में इसको बहुत अच्छे से करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड विलय हो जाता है क्यों? मेथिल एमीन फिर से वही आ गया आपका नाइट्रोजन युक्त रसायन में से सिल्वर क्लोराइड का एक समीकरण तैयार करो और कारण बताओ कि क्यों हो जाता है। इस प्रकार आपका 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन जो चालू होता है वो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से हम इंस्ट्रक्शन में भी देखे हैं। पीवीसी का पूरा नाम लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन आपका बहुलक वाले चैप्टर से आ जाता है। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसका पूरा नाम है। इसका संश्लेषण कैसे करते हैं, 1 नंबर इसका भी हो गया। समीकरण दीजिए 1 नंबर इसमें भी, एवं एक उपयोग भी लिखिए। देखो भाई साफ साफ इसमें 3 नंबर दिया है, 1 1 1। पीवीसी का पूरा नाम लिखो और उसका संश्लेषण कैसे होता है 1 नंबर प्राप्त करो। समीकरण में 1 नंबर लो और उपयोग में 1 नंबर लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है आपका फिर से देहली ऊर्जा केमिकल काइनेटिक्स से। देहली ऊर्जा क्या होता है, अणुसंख्यात्मक और अभिक्रिया की कोटि में कोई 2 अंतर लिखिए। अभिक्रिया की कोटि में से क्वेश्चन तो आता ही आता है भाई, अच्छे से इसकी तैयारी कर ही लेना। जो 4 प्रकार के तुम लोग पढ़े हो, प्रथम द्वितीय तृतीय और छद्म कोटि की अभिक्रिया, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है 3 नंबर के क्वेश्चन, निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। अब आ जाता है आपका IUPAC। जब आप लोग पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें से पूछा जाता है या तो फार्मूला देगा उसका नाम लिखो या नाम दे देगा उसका फार्मूला बनाओ। दोनों तरीका आपको अच्छे से तैयारी करके रखना है। जैसे कि देखो क्या लिखा है, हमें पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेटेड लिखा है, तो इसमें सेकेंड आयन का आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है। उसी प्रकार इसमें क्या लिखा है, देखो एक टेट्रा क्लोरो निकिलेट सेकेंड आयन अनुचुंबकीय है। मतलब यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म क्यों है, कारण पूछा है भाई। दोनों चतुष्फलकी हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लोरीन क्या होता है, एक वीक लिगेंड होता है, और जो कार्बोनिल होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इसको विशेष ध्यान देके दोनों के स्ट्रक्चर को तैयार करना है। हम जानते हैं कि पैरा में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और जबकि डाईमैग्नेटिज्म में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन वो फुल फिल होते हैं, या तो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 2+1, मतलब 2 नंबर पहले है उसके बाद 1 नंबर दिया है। प्रोटीन किसे कहते हैं? दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखना है। ताप या अम्ल या क्षार की क्रिया से प्रोटीन का स्कंदन कैसे किया जाता है। मतलब प्रोटीन और दूध में उपस्थित प्रोटीन 2 नंबर का और स्कंदन आपका 1 नंबर का। इस प्रकार 3 नंबर में इसको बांटा गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट फिर से आ गया हाइड्रोजन्स वाले ग्रुप में। ठीक है, हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्यों, कारण दीजिए। 1.5 नंबर का है। उसके दूसरा है वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस के नाम से क्यों जाना जाता है। हम जानते हैं कि इसको नोबेल गैस क्यों कहा जाता है। अष्टक कंप्लीट होता है लेकिन इसको 1.5 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 बोलता है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। फिर से आपका आ गया विलयन वाले चैप्टर से मोलल क्वथनांक। आप इसमें पढ़ोगे क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, सारा चीजों को बहुत अच्छे से करना है भाई। ये 1 नंबर का है, परिभाषा लिख के छोड़ना है। उसके बाद आता है क्या कारण है 0.9% द्रव्यमान या आयतन सोडियम क्लोराइड को अंतःशिरा में अंतःक्षेपित करना सुरक्षित रहता है। तो ये भी कोएगुलेशन वाले चैप्टर से है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
एंजाइम क्या होते हैं? एक नंबर का क्वेश्चन है, परिभाषा देना है आपको। अगर अच्छा लगता है, कोई और एग्जांपल भी पता है तो एग्जांपल भी दे देना, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। जल योजित फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो क्या रिएक्शन होगा? अब ये जानते हो कि ये सरफेस केमिस्ट्री से है, सतह रसायन में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप क्वेश्चन मार्किंग को भी देख लेना, उसी हिसाब से ही क्वेश्चन सेट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब आगे। मेट से फफूलेदार तांबा प्राप्त करने की क्रिया में प्रयुक्त बेसेमर प्रावर्तक का केवल नामांकित चित्र बनाना है। बेसेमर जो प्रोसेस है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तत्वों का निष्कर्षण वाले चैप्टर से पढ़ोगे। इस चैप्टर से ज्यादा अच्छे से आप तैयारी कर लेना। फेंग प्लवन विधि जो आता है, और आपका वात्या भट्टी वाला आता है, भर्जन आता है, तो इन चीजों को अच्छे से कर लेना। इसमें से एक एक नंबर का क्वेश्चन दे ही देता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन इसी में है, बेसेमर परावर्तक। अब देखो आ गया उसी को रिलेटेड करके, सिलिका परत की क्या भूमिका होती है? मतलब बेसेमर में जो सिलिका के जो परत होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है इसका पदार्थ का निष्कर्षण में, उसको आपको देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, साबुनीकरण क्या है? एक साबुन का रासायनिक नाम लिखिए, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, साबुनीकरण को परिभाषित करोगे तो एक नंबर, और नाम लिखना है तो एक नंबर, मतलब ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है। रासायनिक यौगिकों के आधार पर अपमार्जक क्या है? रासायनिक यौगिक के आधार पर अपमार्जक की परिभाषा बताना है, मतलब आपको साबुन और अपमार्जक के बारे में अच्छे से स्टडी करना होगा इसके लिए। अब आता है कुछ मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? देखो जब आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो 2 प्रकार का पढ़ेंगे, एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। दोनों को अच्छे से करना। 1 मतलब यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, और 2 मतलब हो जाएगा बाईमालिकुलर। तो दोनों का मैकेनिज्म को आप क्लास में अच्छे से ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन आता ही आता है और हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आता है कुछ बनाने की विधि में देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 में, सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण करने की संपर्क विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। अब ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, एक नंबर का दिया है। सिद्धांत में 1 नंबर पाओगे, समीकरण दे दो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, कहां से बनता है भाई, उसमें 1 नंबर ले लो, और कोई 2 उपयोग लिख लो, उसमें भी 1 नंबर। मतलब स्टूडेंट लोगों के लिए काफी अच्छा प्रोसेस तैयार किया है हमारे बोर्ड के तरफ से, जिसमें नंबर को अच्छे से इसमें डिवाइड कर दिया गया। सिद्धांत में 1 नंबर लो, समीकरण में, उपयोग में, तो आप लोग के लिए काफी अच्छा ये बेनिफिशियल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, एथेनॉल का क्वथनांक मेथॉक्सीमेथेन से अधिक होने का कारण दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विशेष ध्यान देना है, कारण बताओ क्वेश्चन आता है, नेमिंग रिएक्शन आता है। इसमें देखो एथेनॉल C2H5OH का क्वथनांक मेथॉक्सीमेथेन, मतलब यहाँ पे एल्कोहल और ईथर के बारे में दिया है भाई, दोनों के बारे में कारण बताना है, क्वथनांक का क्या कहानी है इसमें। अब इसी का रासायनिक समीकरण देना है कि रासायनिक समीकरण दो और उत्पाद क्या बनता है, तो इसको आप लोग पढ़े होंगे एल्कोहल और ईथर वाले चैप्टर में। ठीक है, फिनॉल के साथ ब्रोमीन अध्रुवी विलायक की उपस्थिति में निम्न ताप पर क्रिया करता है। फिनॉल के साथ कौन? ब्रोमीन, जो अध्रुवी विलायक है। अध्रुवी विलायक आपको जानना है कि कौन कौन सा अध्रुवी विलायक होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब आता है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं, उसमें आते हैं। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें आपका विशेष शब्दों का ध्यान रखना है, कम से कम 100 शब्द होना चाहिए इसमें, है ना भाई। तो देखते हैं, चलिए पहला है, घनी जालक के अंतः केंद्रीय एकक कोशिका का केवल चित्र बनाना है भाई। घनी जालक जो तुम लोग पढ़े हो भाई, इसमें सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, तो इसमें केवल डायग्राम बनाना है ना। एक ही नंबर का क्वेश्चन दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। गोलों द्वारा निर्मित चतुष्फलकी रिक्तिका का चित्र बनाइए। अब रिक्तिका भी पढ़े हो आप लोग, चतुष्फलकी अष्टफलकी, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही देता है। अगला है, एन प्रकार के अर्धचालक किन किन समूहों के तत्वों को अपमिश्रित करने पर बनते हैं। अब ये अर्धचालक वाला चैप्टर में पढ़ना है आपको, एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, दोनों को अच्छे से तैयारी करके रखना है। लौ चुंबकीय ठोस का क्या अर्थ है? अब देखो लौ चुंबकीय ठोस, जब आप ठोस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पढ़ोगे तो आप देखे होगे, अभी एक और क्वेश्चन अभी आया हुआ था निकिल के बारे में। चुंबकीय ठोस
में एक्चुअल में क्या होता है, क्वालिटीज 5 प्रकार के शो करते हैं। पहला आपका पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा डाई, तीसरा आपका फेरो, चौथा आपका फेरी और एंटी फेरी। इस प्रकार 5 प्रकार के जो इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। ठीक है, चलिए आपके फायदे के लिए एक और इसमें है अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है। घनी जालक फलक केंद्रित एकक कोष्ठक का केवल चित्र बनाना है। देखो भाई, 1 नंबर का है, केवल डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है। अभी हम लोग देखे हैं फलक केंद्रित करना है। पता नहीं आपके एग्जाम में इस बार आ जाए बॉडी सेंटर आ जाए, तो इस प्रकार तीनों को अच्छे से तैयारी करना है ना। देखिए इसी में अथवा में दिया है गोले द्वारा निर्मित अष्टफल की। आगे हम लोग देखे थे चतुष्फल की रिक्तिका के बारे में, अब आगे अष्टफल की। स में दिया है पी प्रकार के अर्धचालक क्या अर्थ होते हैं। पहले हम लोग देखें एन प्रकार का अर्धचालक, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है। अब द में पूछा गया है प्रतिलौह चुंबकीय ठोस का क्या अर्थ है। तो प्रतिलौह चुंबकीय ठोस अभी हम लोग देखे ना, आगे में लौह चुंबकीय ठोस और अभी देख रहे हैं प्रतिलौह चुंबकीय ठोस। तो इस प्रकार आपके सामने में ना ये जो प्रश्न क्रमांक 23 है वो अथवा करके दिया है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से बेसिक नॉलेज लेके पढ़ना है। ठीक है, चलो अगला देखें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मेरे हिसाब से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समान अणु भार वाले एल्कोहलों की अपेक्षा उच्च होते हैं। कार्बोक्सिलिक का जानते हैं क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, COOH, एल्कोहल का OH। अब यहाँ पे आपको समझना है कि क्वथनांक समान अणु भार वालों में क्या कहानी होता है भाई, 2 नंबर का है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित वर्णन करना है। अब देखो यहाँ पे आपको परिभाषा भी देना है और समीकरण भी देना है। एल्डोल संघनन किसे कहते हैं और स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन नाम से समझ में आ रहा है, एल्डिहाइड और उसमें क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो एल्डोल बनता है, साफ साफ दिखा है, एल एल्डिहाइड से और OL आपका आता है एल्कोहल से। तो यहां से आप आराम से इसको समीकरण के माध्यम से दे सकते हैं और अच्छा नंबर ले सकते हैं। अब अगला इसी में अथवा करके दिया हुआ है, कीटोन के क्वथनांक संगत समावयी एल्डिहाइड की अपेक्षा कुछ अधिक होते हैं। देखो इसमें आपको क्वथनांक, गलनांक, हिमांक ये सब के बारे में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करके रखना होगा, तब जाके आपको ये 2 नंबर 1 नंबर के जो क्वेश्चन है ना पूरे में पूरे नंबर दिला सकता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित वर्णन करना है। फिर से वही आ गया, परिभाषा दो और समीकरण भी दो। केनिजारो अभिक्रिया, फिर से वही एल्डिहाइड अभिक्रिया आप देख सकते हो, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक जो समूह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये बोल सकते हो बहुत बेसिक चीज है। इसमें से क्वेश्चन रिपीट करते ही रहता है और नेमिंग रिएक्शन को तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। ठीक है, इसी में दिया स्टेफन अभिक्रिया। देखो भाई साथ ही साथ इन दोनों का बगल वाला भी पढ़ लेना। केनिजारो पढ़ोगे तो क्रॉस केनिजारो भी कर लेना, स्टीफन करोगे तो रोजेनमुंड भी कर लेना। नेमिंग रिएक्शन जो तुम्हारे में दिया हुआ है कम से कम 15 से 20 सब अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक मोलर कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड एवं प्रमाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र प्रदर्शित करना है। देखो अब आपके पास आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप पढ़े हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स अभिक्रिया और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एक साइड को याद रखना, इसमें यूज क्या किया गया है, कॉपर सल्फेट। आपके एग्जाम में पूछ देगा जिंक सल्फेट वाला, बगल में हाइड्रोजन को लगाना है, मतलब मानक हाइड्रोजन को लगाना है और उसका किसका कैलकुलेशन करना है, विद्युत वाहक बल का कैलकुलेशन करना है। आपके सामने में देखिए एक साइड का मतलब कॉपर सल्फेट वाले जो कंटेनर है उस साइड का हाफ सेल का वैल्यू दे दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट करके। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। एग्जाम में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसी में दिया हुआ है आपका अथवा क्वेश्चन में, वहां पे दिया हुआ था किसका, कॉपर सल्फेट का, यहाँ पे आ गया फेरस सल्फेट का। इस प्रकार जिंक सल्फेट का भी आप अच्छे से देख लेना, सिल्वर क्लोराइड का भी देख लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। केवल रासायनिक समीकरण देना है। अब आप देखे होंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया है तो पोटेशियम पर मैग्नेट भी पीछे नहीं हटेगा, उसको भी अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है टाइटेनियम ऑक्साइड सफेद है जबकि टाइटेनियम क्लोराइड रंगीन होता है, क्यों? कलर प्रॉपर्टी क्यों शो किया जाता है ये आप अच्छे से क्लास में पढ़े होंगे।
ऐसे मेटल्स जिसके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कलर्ड होते हैं, और जिसके पास पेयर्ड होते हैं या अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या होते हैं, कलरलेस शो करते हैं। बस इतना ही आपको देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, संक्रमण तत्व अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, वर्णन कीजिए। देखो संक्रमण तत्व के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन आता है भाई। संक्रमण तत्व संकुल निर्माण क्यों करते हैं, संक्रमण तत्व आपका उत्प्रेरक गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में ना क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा जाता है कभी कभी आपका क्रोमियम और कॉपर का, ठीक है। इसी में अगर देखिए सीरियम है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीरियम मतलब लेंथेनाइट आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ साथ लेंथेनाइट और एक्टिनाइट भी कर लेना। अब आपका देखिए स्क्रीन में अगला और लास्ट पेज दिया हुआ है अथवा में। अथवा में भी अच्छे से देख लेना है क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में ऑक्सैलिक अम्ल से क्रिया करता है। केवल समीकरण देना है, ब्रैकेट में देखो स्पेशल दिया है, केवल रासायनिक समीकरण देना है और 1 नंबर लेना है, ठीक है। उसी में ब दिया हुआ है क्रोमियम 2+ और आयरन 2+ में कौन प्रबल है और क्यों। अब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे इसका रोल प्ले करता है, उन चीजों को विशेष ध्यान देके अपन को बनाना होगा, ठीक है। अगला देखें, अगला है संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, वर्णन कीजिए। अब आगे ना सीधा तुम लोगों को बताया था कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो संकुल यौगिक बनाते हैं, वर्णन करना है। इसके पास संक्रमण तत्व जो होते हैं उसका साइज छोटा होता है और एमटी ऑर्बिटल्स होते हैं, लोन पेयर को लेने के लिए प्रबल ताकत होता है इसके में। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो और 2 नंबर ले सकते हो, ठीक है भाई। फिर से वही आ गया, लॉरेंशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देना है, मतलब एक्टिनाइट और लेंथेनाइट में बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तो अच्छे से कर लेना, ठीक है बच्चों। और इस हिसाब से अगर आपका आंसर भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि सर इसका आंसर भी डालिए। तो अगला जो क्लास तैयार होगा वो सेट बी का तैयार होगा, उसके बाद सेट सी का, और साथ ही साथ हम इसके आंसर को छोटे छोटे वीडियो बना बना के इसके आंसर को डालेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से इसका नॉलेज हो सके और एग्जाम में अच्छे से इसको दे सके। और अधिक जानकारी के लिए, बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल। थैंक यू।